तो निश्चित तौर पर भारत जब पत्रकारिता को सहनशील होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा, उच्च विचार में मूल्यों को धारण करना पड़ेगा। तमाम बातें हैं कहने के लिए, लेकिन बातें बहुत कुछ है। लेकिन नारद जी के चरित्र को अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, आत्मसात करते हैं, तो पत्रकारिता में हमें उन घटनाओं से संवाद करना, घटना स्थल पर जाना, सबसे बातचीत करना, वस्तुनिष्ठता के आधार पर विश्लेषण करना। केवल एक पक्षीय विचार पर होता है पत्रकार में, तो वो पत्रकार ना होके उस घटना का पक्षकार बन जाता है। और घटना जब पक्षकार बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें अपने विचार जब आप मिलाते हो, तो कहीं ना कहीं घटना पक्षपाती बन जाती है। तो इस वर्तमान में दौर उद्योग का दौर है, विज्ञापन का दौर है, टीआरपी का दौर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए राष्ट्र के पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे मूल्य चुनौतियों के बीच में भी समाहित रहे। चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन चुनौतियों के साथ में हम अगर उसके उसके मध्य में रहते हुए भी अपनी पत्रकारिता को संवाद के माध्यम से, वस्तुनिष्ठता के माध्यम से अगर हम करते हैं, तो निश्चित तौर पर बेहतर होगा। तो ये आज की एक थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि है। मुझे उम्मीद है कि मैं उतना मेरा अल्प ज्ञान है, लेकिन और बड़े पत्रकार हमारे बीच में है, हमारे मित्र बीच में है, विकास जी बीच में है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उन्होंने जिया है उस पेशेवरी को, उन्होंने जिया है उस पत्रकारिता को, जिया है लोकतंत्र के अंतर्गत इस पूरी व्यवस्था को, संविधान को। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी तमाम बातों से वो तमाम बिंदु निकल कर आएंगे, जिससे न केवल हम उसका अनुकरण करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उनका अनुकरण करके उस पेशेवरी का इस्तेमाल कर राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए और चुनौतियों के बीच में समाधान ढूंढने के लिए निश्चित तौर पर उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए पाथे के रूप में काम करेगा। निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और तमाम जो सोशल मीडिया से जुड़े, हमारे अनम्यूट यूट्यूब से जुड़े हुए और तमाम और वर्चुअल माध्यम से जितने भी जुड़े हुए, उन सभी व्यूअर्स का स्वागत है, अभिनंदन है। इतनी बात कह के मैं इस पृष्ठभूमि को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलाते रहो। सिस्टम सुधारने की दम है रखता, दीवानगी की हदों को पार है करता, कलम कैमरे से प्रहार है करता, कभी दंगों में कभी बलवों में, खबर पाने की फिक्र में, जनता को सच दिखाने की जिद में, अपनी फिक्र जो नहीं करता, सरस्वती की पूजा है करता, बुद्धिजीवी वह कहलाता है, चौथे स्तंभ की संज्ञा वो है पाता, और सर्वनाम होकर के रह जाता है, वह पत्रकार कहलाता है। पत्रकार दिवस के इस अवसर पर अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में गागर में सागर भरते हुए विस्तृत विषय रखा। अब मैं आज के मुख्य वक्ता और सभी श्रोताओं के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, और जिनको आप सुनने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे आदरणीय श्री विकास भदौरिया जी को मैं सीधे आमंत्रित करता हूं। वो आज के इस अवसर पर अपने विचार रखें। आदरणीय विकास भदौरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये मौका उपलब्ध करवाने के लिए, इस मौके पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। यहाँ पर कई वरिष्ठ जन मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। माननीय डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला जी, आदरणीय विशेष गुप्ता जी, आदरणीय कृष्ण गोपाल जी, आदरणीय अजय अनुपम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस फोरम से जुड़े हैं। आज नारद जयंती का कार्यक्रम है और उस मौके पर हम लोग जुड़े हैं। ये मौका पत्रकारों के लिए खास इसलिए होता है क्योंकि ये माना जाता है कि उस काल जब तमाम दुनिया सृष्टि अपना एक आकार ले रही थी और देवतागण असुरगण तीनों लोगों के बीच एक
पत्रकार अगर कोई हुआ करते थे तो नारद मुनि हुआ करते थे। तो शुरुआत करते नारद मुनि की, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि सभी देवता नारद मुनि से बड़ परेशान हो गए, और परेशान इसलिए हो गए कि वे बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाते थे, बार बार आ धमकते थे और बड़े सवाल पूछते थे। और ऐसे ही कुछ आजकल पत्रकारों की हालत है, पत्रकार चाहे जहां धमक जाते हैं और इतने सवाल पूछते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे भागते हैं। तो वैसे ही कोई हालात उस समय बन गए। तो देवताओं ने सोचा कि अब इस परेशानी से कैसे पीछा छुटाया जाए। तो उन्होंने निश्चय किया कि वे सभी अपने द्वारपालों से कह देंगे कि नारद जी को स्वर्गलोक में ना घुसने दिया जाए और किसी भी दशा में उन्हें प्रवेश ना दिया जाए। भले ही वो किसी तरह के बहाने बनाए कुछ करें, लेकिन उनके बहानों के जवाब में भी द्वारपालों को कहा गया कि वो भी कोई बहाना बना के टाल दें। अब ये सब जब निश्चय हुआ, उसके अगले दिन नारद मुनि जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे, परंतु नंदी ने उन्हें जो है वो बाहर ही रोक दिया और बोला कि अंदर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है भगवान भोलेनाथ जो है वो ध्यान की मुद्रा में है। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद मुनि जी को कि वो तो कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी देवता से, किसी भी असुर से, किसी भी व्यक्ति से। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि उनको रोक दिया गया। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या वजह है कि भगवान शंकर जब ध्यान की मुद्रा में तो मैं नहीं जा सकता। बोले नहीं, आप अपनी बीड़ा बजा देंगे, वहां पर उनका ध्यान टूट जाएगा। तो उनका ठीक है। वहां से निकले और क्षीर सागर भगवान विष्णु से मिलने पहुंच गए। वहां भी उन्हें पक्षीराज गरुड़ ने अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इस प्रकार नारद मुनि हर देवता के पास गए, लेकिन उनको कहीं भी स्वर्ग लोक में कहीं उनका स्वागत नहीं हुआ। हर जगह उनको रोका गया, टोका गया। इस घटना से नारद मुनि बड़े परेशान हुए और देवताओं से अपने अपमान का बदला लेने का उन्होंने ठान लिया। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, इधर उधर भटकते हुए वे एक दिन काशी पहुंच गए। वहाँ एक उनकी मुलाकात महात्मा से हुई, जो वहाँ पर काशी क्षेत्र में बहुत सिद्ध पुरुष के तौर पर जाने जाते थे। बहुत सारी उनके पास शक्तियाँ थीं, बहुत सारे सिद्ध यंत्र थे उनके पास। नारद जी ने उन महात्मा को अपनी समस्या बताई। महात्मा ने कहा कि मैं तो खुद देवताओं का दास हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हर समय उन्हीं के ध्यान में लगा रहता हूँ। उनसे आपकी अगर कोई परेशानी है तो उसको मैं कैसे दूर करूँ। तो बोले अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे पास 3 अद्भुत पाषाण हैं, आप इन्हें रख लीजिए और एक पाषाण से आप कोई एक मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। आप पाषाण से कहेंगे, उससे सिद्ध पाषाण है, वो आपकी एक मनोकामना कोई भी पूरी कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे देवता प्रभावित हो, आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नारद जी ने वो तीनों पाषाण महात्मा से लिए और अपनी झोली में रख लिए, उन्हें प्रणाम किया और वहां से चल दिए। मार्ग में उन्हें एक घर से रोने की आवाज सुनाई दी। वहां एक सेठ की मृत्यु हो गई थी। नारद ने तुरंत अपनी झोली से एक पाषाण निकाला और मनोकामना करके सेठ को जीवित कर दिया और आगे चल दिए। तभी मार्ग में उन्हें एक कोढ़ के रोग से ग्रसित एक और व्यक्ति दिखाई दिया। वो भिखारी था। नारद जी ने दूसरे पाषाण के प्रभाव से उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर लखपति बना दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरा पाषाण निकाला और कामना की कि उन्हें फिर से 3 पाषाण मिल जाएं, और उनके पास फिर से 3 सिद्ध पाषाण आ गए। अब ये सब काम तो देवता करते थे, किसी को भी जीवित कर देना, किसी को लखपति कर देना, किसी को भी सिद्ध पाषाण दे देना। लेकिन ये सब काम अब नारद मुनि स्वयं करने लगे। उन पाषाणों से उल्टे सीधे कामना करते और सृष्टि के चक्र में कई बार उनके इस कृत्य से बाधा पहुंचने लगी। इससे अब देवता परेशान हो गए। देवतागण एक जगह फिर एकत्रित हुए और उनसे देवता बोले कि हमें नारद जी के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करके ठीक नहीं किया हमने। उन्हें तो चंचलता उनको मिली हुई है, उनको श्राप है चंचल होने का। वो तो इधर उधर भटकेंगे, और अगर हम उन्हें प्रवेश नहीं देंगे स्वर्गलोक में तो फिर वो सृष्टि के कार्य में बाधा डाल रहे हैं।
तो देवताओं ने तय किया कि भाई वरुण देव को वायुदेव को भेजते हैं, नारद जी को ढूंढ कर लाने का आदेश देते हैं। तो वरुण देव और वो वायुदेव वहां से निकले और खोजने के बाद एक दिन उन्होंने देखा कि नारद भगवान जो है, नारद मुनि जी गंगा किनारे स्नान कर रहे हैं। करेक्ट ले आओ। नारद मुनि ने देखा कि उनकी वीणा के पास ही वे आके ठहर गए, वायुदेव वरुण देव, और वहां खड़े होकर उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद नारद जी ने उनसे पूछा देवलोक के हालचाल जाने, और पूछा भाई आप कैसे आए यहाँ पर। तो वरुण देव बोले नारद जी, हम सभी देवतागण आपसे किए हुए के व्यवहार से बड़े शर्मिंदा हैं और आपको पुनः स्वर्ग लोक ले जाने के लिए आए हैं। नारद जी ने अपना क्रोध भुलाया और वरुण देव और वायुदेव के साथ स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए, और वो तीनों पाषाण उन्होंने गंगा में वहीं प्रवाहित कर दिए और अपना जो मूल काम था उसको करने लगे। तो ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा जो मकसद था वो ये था कि पत्रकार किस तरह से काम करते हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार बिना बुलाए मेहमान होते हैं, कई बार उन वे बुलावे पर जाते हैं, कई बार वे खबर निकालने के लिए उन तीन शुद्ध पाषाण का भी उपयोग करते हैं जिससे वो खबर खोज निकालें। और लेकिन जो अभी डॉक्टर विशेष जी कह रहे थे, उन्होंने जो बात कही कि पक्षकार नहीं बनना चाहिए इस बीच, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पत्रकार रहें। और अगर हम पत्रकार रहेंगे तो हम सरकार के आँख, नाक और मुंह बन सकते हैं। हम सरकार को चेता सकते हैं, समय रहते हम उनको जगा सकते हैं कि देखिए अब ये गड़बड़ होने जा रही है, अब यहाँ पर ये समस्या है, अब यहाँ पर ये दिक्कत खड़ी हो सकती है, आप इससे आगाह हो जाइए। जब आप पक्षकार बन जाएंगे तो फिर आप माउथपीस बन जाते हैं, सरकार का मुखपत्र हो जाते हैं। सरकारें जो चाहती हैं वो आप छापते हैं, सरकारें जो कहती हैं वो आप लिखते हैं, सरकारें जो कहती हैं वो आप दिखाते हैं। और इससे ना केवल आप अपने मिशन से भटकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप सरकारों को भटका देते हैं, सरकारों को बेलगाम कर देते हैं। और जो एक पत्रकार के तौर पर एक पत्रकार का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सरकारों को जगाना, उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उससे आप भटक जाते हैं। खास तौर पर जब कोई व्यक्ति पत्रकारिता में प्रवेश लेता है, उस समय जो उसका जुनून होता है, यहाँ पर कई वरिष्ठ लोग हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जो 20, 22, 24 साल की उम्र में आपका जुनून होता है दुनिया बदल देने का, क्रांति ले आने का, वो धीरे धीरे समय के साथ क्षीण होता जाता है। आप अपने परिवार की, कई बार संस्थान की, कई बार अपनी जिम्मेदारियों की उलझन में वो जुनून को खो बैठते हैं और आप सिर्फ नौकरी कर रहे होते हैं। लेकिन उस जुनून को जिंदा रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके जुनून से केवल आपका परिवार नहीं पलेगा, आपके उस जुनून से उन सैकड़ों, हजारों, लाखों पाठकों और दर्शकों जो आपके दर्शक हैं, आपके अखबार के पाठक हैं, उनकी जिंदगी में आप बदलाव के वाहक बन पाएंगे। और जब आप बदलाव के वाहक बन पाएंगे तो आप वो सुकून महसूस कर पाएंगे रात में सोते वक्त, जिस सुकून के लिए देश और दुनिया के अरबपति, खरबपति, करोड़पति लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और नहीं हासिल कर पाते। अब जैसे मैं कोरोना काल की बात लूँ, कोरोना काल में हम सब पत्रकार सड़कों पे थे, फील्ड थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। जिसको जहां जो संकट, मुश्किल में लोग दिखाई दिए, उनकी रिपोर्ट्स छापी हमने, बिना इस बात की परवाह किए कि हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हम भी संक्रमित हो सकते हैं, हम ये संक्रमण अपने घर भी ले जा सकते हैं, अपने नियर एंड डियर को भी ये संक्रमण दे सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा उसकी हम अभी सोचते भी नहीं, उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। हमारा जो मिशन रहता था कि भाई किसी गरीब को, किसी पीड़ित को, किसी परेशान को, किसी मरीज को, किसी मरीज के दार को सही समय पर दवाई मिल जाए,
सही समय अच्छा पर अच्छा। अस्पताल मिल जाए, सही समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। ये दूसरी लहर जो कोरोना की आई, इस दौरान मैंने देखा कि सैकड़ों पत्रकारों ने अपना पत्रकारिता धर्म के अतिरिक्त एक जो मानवीय धर्म निभाया है, वो सलाम करने योग्य है, उसको सैल्यूट है। मैं कम से कम ऐसे सैकड़ों पत्रकारों को जानता हूं देश भर में, जिन्होंने दवाइयों की व्यवस्था की, जिन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, जिन्होंने अस्पतालों में लोगों को बिस्तर दिलवाने में मदद की। और ये बहुत ज़रूरी था इस संकट काल में। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे ना लें कि ये वो बातें कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन देखिए, महामारी और आपातकाल, ये वो दो समय होते हैं जब सारे नियम क्षीण हो जाते हैं, सारे नियम धर्म खत्म हो जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। अभी जो हालात आज से 1 महीने पहले तक भारत में थे, वो हालात आज की तारीख में जापान में है। वहाँ बाहर, अस्पतालों के बाहर लोग स्ट्रेचर पे इलाज ले रहे हैं। ऑक्सीजन की दिक्कत वहां पर भी हो गई है, दवाइयों की किल्लत वहां पर भी है। वहां पर भी लोगों को आईसीयू वेंटिलेटर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन के रफ्तार वहां पर भी बहुत ज्यादा तेज अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि जिन 6 देशों ने वैक्सीन बनाई है उसमें जापान नहीं है। भारत खुशकिस्मत है कि हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन हम इस मामले में बदकिस्मत हैं कि हमारी सरकारों ने समय रहते वो कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। शायद अगर जनवरी में वैक्सीन का ऑर्डर हमारी सरकारें कर देती तो शायद आज की तारीख में हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन होती, और हम शायद उतने परेशान नहीं हो रहे होते वैक्सीन के लिए, या अपनी जान और अपने परिवारजनों की जान की सुरक्षा और रक्षा के लिए। तो हमें अपना मानवीय कर्तव्य भी निभाते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आपातकाल में सरकारें और सिस्टम सब फेल हो गया। लोगों ने एक दूसरे के संपर्क के साथ ही एक दूसरे की मदद की। जिसकी जहाँ जैसी शक्ति थी, उसने उस शक्ति का इस्तेमाल करके, उन संबंधों का, संपर्कों का इस्तेमाल करके जिस किसी की मदद कर पाया उसने की। मैंने कई लोगों को रेमडेसिविर मंगवा के दिया। मैंने कई लोगों को, इस समय ब्लैक फंगस की दवाई बड़ी मुश्किल है, वो दे पा रहा हूँ। जहाँ मेरा संपर्क है कि आ जाता है काम, और कई बार किस्मत की बात होती है कि वो दवाई आपको उस वक्त उपलब्ध हो गई और उस मरीज को मिल भी गई। मैंने खुद जाके अपना प्लाज्मा डोनेट किया। जो कर सकते थे सबने किया, बहुत सारे पत्रकारों ने किया। लेकिन उसके अतिरिक्त भी पत्रकारिता का धर्म निभाना जरूरी है। ये नहीं करते हुए कि आप इस आपातकाल में हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आप वो निभाते हुए सरकारों के साथ खड़े हो जाएं। ये नहीं होना चाहिए। ये पत्रकार का पहला कर्तव्य होता है कि वो सरकारों से सवाल पूछता रहे। पत्रकारों का पहला धर्म होता है कि वो समस्याओं को उठाता रहे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकार ये सब करते करते कहीं विपक्ष का हथियार भी ना बन जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछो। पत्रकार सवाल नहीं पूछते हैं। अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो वो खबर कर ही नहीं सकता। अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो वो खबर लिख ही नहीं सकता। अगर पत्रकार के जहन में सवाल नहीं होंगे तो वो खबर दिखा ही नहीं सकता। तो ये जो एक थ्योरी चलती है कि सरकारों से सवाल नहीं पूछे जाते, और उससे कई बार पत्रकार को अपने ऊपर सवाल उठने लगता है, क्या मैं वाकई में सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, क्या मैं वाकई में वो रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जो करना चाहिए। एक दौर है, और हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जो साल 2000 के बाद की पत्रकारिता, इससे पहले की पत्रकारिता और साल 2000 के बाद की पत्रकारिता में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। विशेष जी भी इसका बात का जिक्र कर रहे थे। 2000 के बाद टेलीविजन की एंट्री हुई पत्रकारिता में। उसके बाद से 20 सेकंड और 30 सेकंड की जो बाइट है उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई। लंबे इंटरव्यूज की अहमियत कम हुई जो अखबारों में छपा करते थे। और साल 2010 के बाद की पत्रकारिता भी बहुत तेजी से बदली, जब देश में बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। देश में बड़े बड़े जिसको कहना चाहिए कि फेवरेटिज्म हुए। उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों के लोन दिए गए और वो उद्योगपति देश से अब लोन हड़प करके भाग गए। बहुत सारे ऐसे भी वाकये सामने आए कि
नेताओं ने ठेके देने के बदले बड़ी रकम उगाही, और उसकी वजह से देश का एक बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद जो पत्रकारिता में बड़े बदलाव आए, और हमारी जो देश की पत्रकारिता वो दो ध्रुवीय हो गई। इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम इसको नहीं यहाँ पर जिक्र करेंगे तो फिर हम अपने धर्म के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। दो ध्रुवीय इस तरह से हो गई कि एक पत्रकारिता हो गई जो सेकुलरिज्म का पक्षधर है, और दूसरी हो गई राष्ट्रवाद का। अब सेकुलरिज्म क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, इसके बीच के महीन अंतर को भी समझना बहुत जरूरी है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म शब्द की कोई जरूरत ही नहीं है। हम संवैधानिक रूप से बंधे हुए धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्म को बीच में नहीं आने देना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब हमारे कर्म धर्म से मतलब है। दूसरी पत्रकारिता है जो राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि 2014 के बाद उसका उत्थान हुआ है तेजी से। अब मैं यहाँ आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ 2014 के बाद ये दो ध्रुवीय हो गई है पत्रकारिता, ये दुनिया के दूसरे देशों में आज से कम से कम 30 से 40 साल पहले से है। मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का उदाहरण देता हूँ। वहां पर क्लियर कट डिवीजन है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। डेमोक्रेट कौन है? जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। रिपब्लिकन कौन है? जो जो बाइडेन की सरकार है अभी। और वहां पर पत्रकार अपनी झुकाव को स्पष्ट रूप से अपने प्रोफाइल में लिखता है। आज से नहीं, ये वहां पर पिछले 35 सालों से चलन है। चैनल का, अखबार का झुकाव स्पष्ट रूप से खबरों में दिखता है, और अखबार भी है कि भाई हम जो है वो नेशनलिस्ट जर्नलिज्म करते हैं, हम सेकुलर जर्नलिज्म करते हैं। इस तरह के वहां पर झुकाव स्पष्ट है, और पत्रकार भी अपने आप को गर्व के साथ इस बात को वहां बताते हैं। हम अभी उसके शुरुआती दौर में, इसलिए हमारे यहाँ इस बात को लेकर बहस बहुत ज्यादा तेज है। हमारे यहाँ देश में इस बात को लेकर अभी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमने देखा बड़े से बड़े संपादक और पत्रकार आपस में उलझ जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही अभी शुरुआती दौर में हैं। हमारे यहाँ उतनी मैच्योरिटी पत्रकारों के बीच, संस्थाओं के बीच अभी नहीं आई है जितनी अमेरिका, यूरोप के देशों में है। हमें ये बहुत समझना होगा, बहुत ज़रूरी है समझना कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते वक्त किसी के दूसरे के विचार और भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और इस बात को सोशल मीडिया ने एक तरह से कंप्लीटली इग्नोर किया है। हम जब सोशल मीडिया पर होते हैं तो अपने भावनाओं को व्यक्त करते वक्त हमें थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, ताकि हम जिन लोगों के साथ शाम को उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए खबर डिस्कस करते हैं, जिन लोगों के साथ फ़ोन पर बात करते हुए हम खबर के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी निजी भावनाएं, निजी विचार, उनके झुकाव ना प्रभावित हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। उसकी वजह है कि हम लोग अभी बहुत ही उस दौर में हैं जहाँ पर मैच्योरिटी अभी आना बाकी है, समय के साथ धीरे धीरे आएगी। और इस वजह से हो क्या रहा है कि नकारात्मकता बहुत बढ़ रही है। नकारात्मकता बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, मैं आपको अपने एक साथी पत्रकार का उदाहरण देता हूँ। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं अरुण सिंह, कांग्रेस के बड़े पत्रकार हैं, कांग्रेस कवर करते हैं दिल्ली में, न्यूज नेटवर्क 18 में काम करते हैं। उनको अभी 2 महीने पहले कोरोना हुआ, पूरे परिवार को हुआ। इस बीच जब वो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, ऊपर वाली की कृपा रही, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, घर में ही वे स्वस्थ हो गए। लेकिन इस दौरान जो खबरें चल रही थी, वो खबरें चल रही थी, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, अखबार तस्वीरें छाप रहे थे शमशान घाट की, एक साथ दर्जनों अर्थियां शवों के अंतिम संस्कार की। और उन तस्वीरों ने
निश्चित रूप से ये जरूर दिखाया कि भाई जो मौत का आंकड़ा है वो सरकारें छिपा रही है, लेकिन उन तस्वीरों का एक असर और हो रहा था। वो असर उन परिवारों पर, उन लोगों पर, उन मरीजों पर, उनके तीमारदारों पर हो रहा था जो इस बीमारी से लड़ रहे थे, और उनके मन पे इतनी नकारात्मक भावनाएं घर कर रही थी इन तस्वीरों को देख के कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम भी इसी तरह से चले जाएंगे, हमारे साथ भी अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा और हम भी इसी जो सैकड़ों जल रहे अंतिम संस्कार की जो वेदियां उसका शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हमको संवेदनशील होकर क्या छापना है, क्या दिखाना है, ये इसको तय करना होगा। क्योंकि जो मरीज घर में अपने या हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ रहे थे कोरोना से, उनकी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो इन तस्वीरों को, इन खबरों को सहन कर पाएं और उनसे बिना प्रभावित हुए अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ पाएं। इतना बुरा असर हुआ कि वो रिकवर होने के बाद आज भी वो दसियों डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको रात में अचानक से सोते सोते महसूस होता है कि उनको अटैक आ गया है, जबकि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। उनको अचानक सोते सोते महसूस होता है कि वो गुजर ये गए हैं, क्या और उसी तरह से ये क्या है, ड्रोन दो कैमरे मोर से तस्वीर ली जा रही है, वो हैं? भी अंतिम संस्कार की वेदी पर है। उनको अचानक से महसूस होता है कि उनके घर परिवार का कोई सदस्य है, वो भी उसी तरह से यहाँ 50 आ शमशान रहे हो, घाट 1 में 2 है 3 और 4 5 दो आ रहे हैं अंतिम ना। संस्कार उसका 10 आ किया रहे हैं जा ना, रहा है। 50 यहाँ पे 2 ये हो जो रहे हैं। अच्छा। तस्वीरें थी इसने 52 है। बहुत लोगों के मन पे बहुत नकारात्मक और बुरा असर डाला है। हम शायद उस संवेदनाओं को समझने में और संवेदनशीलता को महसूस करने से चूक गए, इस इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम सरकारों की शायद नींद खोल पाए और सही आंकड़ा सरकार बताए कि कोरोना से मृत्यु कितनी हो रही है। मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण था कि सरकार आंकड़ा बताए कि कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हो रही है, लेकिन उसके अलावा ये भी बहुत महत्वपूर्ण था कि हम उन लोगों के साथ न्याय कर पाए जो इस समय इस कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनके जहन पर, उनके मनोविज्ञान पर कोई बुरा असर ना पड़े, जिससे हम चूक गए। हमने बड़ी चूक की और उसका खामियाजा बहुत बड़ा वर्ग इसका चुका रहा है, मनोवैज्ञानिकों के पास जा रहा है, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा है, कोरोना से उबरने के बाद दूसरी तरह की दवाइयां ले रहा है, नींद की गोली ले रहा है, क्योंकि वो इन खबरों की वजह से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आज हम जब इस फोरम पे इकट्ठे हुए हैं और अभी करीब 50-60 लोग जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली से बैठकर जो मैंने महसूस किया वो आप तक साझा कर पाऊँ, आपके बीच भी रख पाऊँ। आपने आप लोगों ने जो मुरादाबाद से रिपोर्टिंग की, कई खबरें मैंने देखी, मैंने खुद बुलेटिन में पढ़ी, मुरादाबाद की कई खबरें आई हैं, कई वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने जो नारद मुनि की कहानी थी उसमें जो बात मैं उसमें कही गई थी कि भाई अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भी उस सिद्ध पाषाण का सही इस्तेमाल कब करना, कितना करना, ये भी ज्ञान बहुत जरूरी है। और इस आपातकाल में अपना कार्य और ज्यादा पूर्ण हो जाता है। सरकारों से हुए आज कट रही है ना, आज कट ये रही है ना, वो नहीं था और इसका मेरी भी बंद कर दो भाई। सही पक ले लिया है। बहुत सारे वक्ता हैं जो इस ये बार बार अनम्यूट करता है लोगों को। आप सभी का इन्हीं के बहुत शोर बहुत की वजह से कर दी है। खोल दो। मेरे भी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विकास जी, बहुत अच्छा आपने विषय रखा इस कोरोना काल में, और जो पत्रकारिता थी वो किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी और क्या रहा, उससे हमको अवगत कराया। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि पत्रकारों के सम्मुख भी एक प्रकार का ऐसा संकट होता है कि पब्लिक देखना क्या चाहती है। एक विषय आ रहा था पिछले, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रमों को हमारे होते ही रहते हैं और पत्रकार बंधुओं के बीच में प्रचार विभाग कार्य करता ही रहता है, कि
एक लकमे का फैशन शो है, उसमें 1200 संख्या के पत्रकारों की पहुंचती है, और दूसरी तरफ उसी जगह पर दूसरा कार्यक्रम होता है, दूसरा एक समस्या होती है, और किसानों की आत्महत्या की, किसानों की समस्या की, वहां पर 6 पत्रकार पहुंचते हैं। तो ये पत्रकार इसलिए पहुंचते हैं कि पब्लिक देखना क्या चाहती है, जो अपेक्षा है पत्रकारों के साथ में है। निश्चित रूप से पब्लिक की क्या अपेक्षाएं हैं, उनको भी ये समझने की आवश्यकता है। अभी कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाने के तरफ बढ़ रहे हैं, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय राजेश शुक्ला जी। संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार प्रणाम, और जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी मेरा नमस्कार प्रणाम, और जो शिष्य जो जुड़े हुए हैं इस संगोष्ठी में उन सभी को मेरा स्नेह। आज का जो विषय लिया गया वो बहुत ही समय के अनुरूप जो है बहुत ही बढ़िया है। और सबसे पहले तो मैं विशेष गुप्ता जी, जो डॉक्टर विशेष गुप्ता जी जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश बाल कल्याण आयोग के, और पवन जैन जी जो आरएसएस के विभाग प्रचार प्रमुख हैं, इन सभी का मैं जो है इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे जो है आज इस संगोष्ठी में बोलने का मुझे मौका दिया अध्यक्ष के रूप में। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि जो मुख्य वक्ता थे इस संगोष्ठी के, श्री विकास भदौरिया जी, उनको भी मेरा नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में जो विषय था देव ऋषि नारद जी की जयंती एवं पत्रकारिता दिवस के अवसर पे वैश्विक महामारी और पत्रकारिता का विषय जो लिया गया है वो आपस में बहुत ही कुछ न कुछ हम सभी को सिखाता है, और विषय का चुनाव भी बहुत ही आज के समय में बिल्कुल सारगर्भित है। दूसरा जो है इसमें सबसे पहले जो बात जो है विशेष गुप्ता जी ने अपनी बात बताई कि पत्रकारों को पक्षकार नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी दिशा में होना चाहिए, यानी कि कार के रूप में होना चाहिए, पक्षकार के रूप में नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे श्री विकास भदौरिया जी, उन्होंने नारद जी की एक कहानी सुनाई। वो जो कहानी थी वो बिल्कुल जो है पत्रकारों की जो स्थितियां होती है उसके अनुरूप बिल्कुल फिट बैठती है। दूसरा, जो देव ऋषि नारद जी थे वो आज हम सभी के आदर्श हैं। हम सभी पत्रकारों को, सभी पत्रकार बंधुओं को हमें उनसे जो है एक सीख लेनी चाहिए, और उनके बताए, उनके दिखाए रास्ते पे सभी को चलना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। ऋषि नारद जी को आप सभी ने देखा होगा, जो भी टीवी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है उनकी भूमिका कैसी है, और जो कहानियों में आप लोग पढ़ते हैं तो सब उसमें ये पता चलता है कि वो समाज के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जब भी कोई संकट होता था तो वहां भी पहुंचते थे, और संकट का जिनसे निदान होना होता था उनके पास भी वो पहुंचते थे, और दोनों को सारी बातें समझाते थे ताकि उस संकट से जल्दी मुक्ति पाई जा सके। तो पत्रकारिता का जो है उद्देश्य भी यही है कि हम अपने समाज का कल्याण करें, समाज के हित में सोचें, समाज के लिए काम करें, राष्ट्र के हित में काम करें, राष्ट्र के हित के लिए सोचें। इसी तरह विश्व का हित हो, उसमें सभी का हित हो, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का। मेरी समझ से सभी पत्रकारों को यही चीज सोचनी चाहिए, और नारद जी ने भी यही दिशा सबको दिखाई है। और हो सकता है कि जो नए नए पत्रकार आ रहे हैं, हो सकता है नारद जी के बारे में उतना ना पता हो उनको, लेकिन उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और जो भी हमारे प्रेरणादायक जो भी पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए कि समाज में हम कैसे संवेदनशील बने, और हम जो है किस तरह से लोगों की अपने कलम से सेवा करें। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि
जो हमारे मुख्य वक्ता जी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने अपने कि किन परिस्थितियों में आज के पत्रकार काम कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि, और एक बात तो यह है कि उनकी भी एक मजबूरी है, वो किसी तरह से अपने आप को मैनेज भी कर रहे हैं और अपने जो संस्था के जो हेड हैं उनको भी मैनेज कर रहे हैं और अपनी परिस्थितियों को भी मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ लोगों का कल्याण भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर ये बात कही जा रही है कि पत्रकारों को पक्षकार नहीं होना चाहिए, इसका मतलब समाज में कुछ ऐसा जरूर हो रहा है कि जो पत्रकार पक्षपातपूर्ण तरीके से अपना काम करते हैं। और कोई भी समाचार में, किसी भी टीवी चैनल पे जो भी समाचार दिखाए जाते हैं, थोड़ी देर के बाद पता चल जाता है कि ये पक्षपातपूर्ण तरीके से ये प्रस्तुतिकरण है या नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से समाज में ये बातें निकल के आ रही हैं कि पत्रकारों को पक्षकार नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उस संस्था पे जो है एक प्रश्न चिन्ह उठता है और फिर उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और मैंने कई बार देखा कि जब कोई इस तरह का कुछ ज्यादा प्रोग्राम इस तरह का होने लगता है, लोग चैनल बदल देते हैं, या समाचार पत्र में जो छपी बातें हैं, एक दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद लोग दूसरे समाचार में चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं ये कहीं ना कहीं से प्रेरित है। ये सब चीजें हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने भी देखा है कि ऐसा होता है। लेकिन सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। अब रही बात जो विषय है हमारा, वैश्विक महामारी और पत्रकारिता, इसमें हम सभी ने देखा कि जिस तरह से पूरा देश, पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में डर के छुपे हुए हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी कोरोना हो जाए और हमारा परिवार कोरोना की चपेट में ना जाए। अब आप सोचिए कि आप घर पे अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से दवाइयां भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उस पत्रकार के बारे में आप सभी सोचें कि जो पत्रकार कोरोना से गंभीर रूप से ग्रसित, जो कोरोना का पेशेंट है, जो मरीज है, उसके बीच में जाके उसका हालचाल लेके आपको दिखा रहे हैं और वो आपको जो है अखबारों में वो खबरें छाप रहे हैं, रेडियो के माध्यम से वो चीजें आप तक पहुंच रही हैं। जो पत्रकार ने आंखों से देखा है वही हाल आपको रेडियो पे सुना रहा है और वही वृतांत जो है अखबारों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। उनकी पीड़ाएं आप तक पहुंच रही हैं और टेलीविजन चैनल के माध्यम से बहुत सारे पत्रकारों ने बिल्कुल गंभीर से गंभीर जो है मरीज के पास जाके और उनका हालचाल पूछा, उनकी परेशानियां जानी। इसके साथ साथ जो डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, जो लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, उनकी मुश्किलों को दिखाया, उनकी परेशानियों को दिखाया। और इसके बाद जो है जहां जिनका निधन हो जा रहा है, उनके अंतिम संस्कार, उनकी अंतिम यात्रा तक पत्रकार पहुंचे। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के और जिस तरह से समाज की सेवा की है, समाज को दिखाया कि ये हो रहा है, आप किस तरह से सावधान रहें, किस तरह से आप जागरूक रहें। ये सारी जो भूमिकाएं पत्रकारों की रही, उन सभी पत्रकारों को मेरा नमन है और बहुत ही साष्टांग नमन है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई समस्या हमारे देश में आई, हमारे समाज में आई, मैंने पत्रकारों की भूमिका को बहुत ही देखा, अच्छे से करीब से देखा। तो उन्होंने वो काम किया जो आज तक पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब से प्रिंट मीडिया आया, जैसे कहा जाता है कि 1826 में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने कलकत्ते से इस अखबार को शुरू किया। तब से लेके आज तक का समय, या उससे थोड़ा सा पहले 1880 में अंग्रेजी का अखबार शुरू हुआ था। यानी कि पत्रकारिता जब से शुरू हुई, प्रिंट मीडिया की, टेलीविजन की पत्रकारिता और रेडियो की पत्रकारिता, तब से आज तक विश्व में इतना बड़ा बदलाव आया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पत्रकारों के द्वारा लिखी हुई चीज, पत्रकारों के द्वारा दिखाई हुई चीज, पत्रकारों के द्वारा रेडियो के द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रम, इस समाज को जो आधुनिक रूप देने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे पत्रकारों को आप देखिए कि सुविधा के नाम पे क्या मिलता है। कभी आप एकदम करीब से जाके उनके बीच में बैठिए, उनकी सैलरी के बारे में बात कीजिए,
उनकी पारिवारिक समस्याओं के बीच में बात कीजिए कि क्या समस्याएं हैं उनकी और सरकार उनको क्या क्या सुविधाएं दे रही है। अगर आप इसका कभी एनालिसिस करेंगे, कभी इसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको पत्रकारों की स्थिति पे बड़ा रोना आएगा कि पत्रकारों की वास्तविक स्थिति क्या है। कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ज्यादातर पत्रकारों के पास जो है वो बहुत ही संकट में ये